Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So इससे पहले हम लोग MPSC 004 की एक क्लास जो है रिवीजन क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब है ये हमारी रिवीजन क्लास 02 है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि ये क्लास वैसे तो मैं लाइव बनाने वाली थी बट बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज़ मैं इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करके आप सभी के लिए अपलोड कर रही हूँ. तो जैसे क्वेश्चंस हमने रिवीजन क्लास 1 में डिस्कस किए थे सेम उसी प्रकार से बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके MPSC 4 के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी. तो देखो बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, द्रविड़ आंदोलन के उदय में ईवी रामास्वामी नाइकर के योगदान पर आपको चर्चा करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ आपको ईवी रामास्वामी जो नाइकर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो सारा डिस्कस करना है. उनके जो व्यूज़ हैं वो सारे यहाँ पर आपको बताने हैं. तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं, जो इनका जो इनकी आइडियोलॉजी है या जो भी इनके आइडियाज़ हैं, इनके व्यूज़ हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जातिवाद जो व्यवस्था है उसका विरोध करते थे. तो ईवी रामास्वामी नाइकर पॉपुलरली नोन एज पेरियार स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम. तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ थे ये, इन्होंने उसका विरोध किया. विच ही बिलीव वॉज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हार्मफुल टू द लोअर कास्ट स्पेशली द दलित. तो यहाँ पर ये जो है जातिवाद का क्या करते हैं, विरोध करते हैं. और जातिवाद के विरोध करने के पीछे का कारण ये होता है कि ये कहते हैं कि जो लोअर कास्ट होती है या जो आपके दलित्स होते हैं, ये जो कास्ट सिस्टम है उनको बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है, स्पेशली द दलित. ही वर्क टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस बाय चैलेंजिंग कास्ट बेस्ड डिवीजन. तो यहाँ पर इन्होंने इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का प्रयास किया है. तो ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्या किया है, जातिवाद की जो व्यवस्था है उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया, जिसे उन्होंने भेदभावपूर्ण बताया. और क्या बताया कि ये जो है निचली जो जाति होती है, खासकर जो दलित जो जातियां होती हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है. ठीक है, उन्होंने समाज में जाति आधारित विभाजन को चुनौती देकर समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का काम किया है. तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चों, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं. समाज के अंदर क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, हर किसी को इक्वालिटी, कास्ट बेस्ड जो है इस टाइप के जो डिविजन्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए और सोसाइटी के अंदर जस्टिस होना चाहिए. फिर यहाँ पर जो है उन्होंने द्रविडियन जो पहचान है उसका प्रचार किया था. तो जो पेरियार हैं उनका विश्वास था दैट द द्रविडियन पीपल दोज इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैड अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड हेरिटेज. तो वो कहते हैं कि जो हमारा साउथ इंडिया है ना उसका अपना ही एक कल्चर है, उसकी अपनी भाषा है, उनका अपना हेरिटेज है, जो कि आप अपने में ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देखते होंगे कि जो हेरिटेज है आपका क्या कहते हैं उसको, साउथ इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. चाहे हम्पी को देख सकते हो आप लोग. तो ही एनकरेज द द्रविडियंस टू टेक प्राइड इन देयर ओन आइडेंटिटी. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो भी द्रविडियंस हैं उनसे कहते हैं कि उन्हें ना प्राउड फील करना चाहिए उनकी अपनी आइडेंटिटी में, और रिजेक्ट करते हैं आर्यन कल्चर के इन्फ्लुएंस को विच ही फेल्ट वॉज इम्पोज अपॉन दैम. तो उन्हें क्या लगता है कि ये जो आर्यन कल्चर है ये इनके ऊपर इम्पोज किया गया है. तो इस वजह से तो पेरियार ने माना कि द्रविड़ लोग जो भारत के दक्षिणी हिस्से में रहते हैं की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और धरोहर है. उन्होंने द्रविड़ों को अपनी पहचान पर गर्व करने और आर्य संस्कृति के प्रभाव को नकारने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने उन पर थोपे जाने वाला बताया. तो क्या बताया इन्होंने कि ये जो आर्यन कल्चर है ये इन लोगों के ऊपर थोपा गया है. ओके, और इन्हें आर्यन कल्चर को फॉलो नहीं करना है और उनकी जो द्रविडियन आइडेंटिटी है उस पर इन लोगों को प्राउड फील करना है. द्रविड़ पहचान का इन्होंने प्रचार किया. तो हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बताएंगे कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया है, एंड दूसरा जो द्रविडियन आइडेंटिटी है उसका प्रचार किया है. और एंटी ब्राह्मणिकल स्टेंस का मतलब होता है कि जो ब्राह्मणवाद होता है ना उसको ये उसका विरोध करते थे, पहली बात. तो जो पेरियार है ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ द ब्राह्मणिकल सिस्टम विच ही सॉ एज द कॉज ऑफ ऑपरेशन फॉर नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज. तो वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवाद जो है ना ये ही एक कारण है कि जिसकी वजह से जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, स्पेशली जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उन लोगों को ऑपरेशन का जो है सामना करना पड़ रहा है. ही वर्क टू चैलेंज ब्राह्मण डोमिनेंस इन पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सोसाइटी, आर्ग्यूइंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. तो ब्राह्मण का जो डोमिनेंस है उसको ये यहाँ पर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि सभी को जो है समान अवसर मिलने चाहिए, अवसरों की समानता की बात करते हैं.
और जो ब्राह्मणवाद है इसको वो नकारते हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्या था कि वो जातिवाद का विरोध करते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन द्रविड़ पहचान का प्रचार उन्होंने किया, और दूसरी चीज़ जो है कि ब्राह्मणवाद का ये विरोध करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये जो ब्राह्मण समुदाय हैं ये ही जो निचली कास्ट है उनके उत्पीड़न का ये कारण है। तो उन्होंने राजनीति, धर्म और समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी और सभी के लिए समान अवसरों की बात की है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो यहाँ आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये जो मूवमेंट है ये क्यों चलाया गया था। जो भी लोअर कास्ट की जो निचली जातियां थी उनको सशक्त बनाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। सो द मूवमेंट एम्फेसाइज सेल्फ रिस्पेक्ट, एजुकेशन एंड सोशल इक्वेलिटी। तो इस मूवमेंट ने किन किन चीज़ों को एम्फेसाइज किया? पहली चीज़ इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की कि जो लोअर कास्ट होते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एंड एजुकेशन की बात की कि लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ना भी चाहिए, और उनको एम्पावर करने की बात की, समाज में जो है उनके लिए इक्वेलिटी लेकर आने की बात की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या चलाया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ठीक है स्टूडेंट्स। It encouraged people to reject the traditional authority of the priest and religious leaders। तो जो भी पुजारी होते हैं, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी होती है उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया। तो पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना और निचली जातियों को सशक्त बनाना था। इस आंदोलन ने आत्मसम्मान, शिक्षा और सामाजिक समानता पर जोर दिया। साथ ही इसने लोगों को पुजारियों और धार्मिक नेताओं के पारंपरिक अधिकारों को नकारने के लिए प्रेरित किया। तो हम क्या देखते थे कि पहले जो प्रीस्ट हुआ करते थे उनके पास ना ट्रेडिशनली बहुत सारी अथॉरिटीज़ थी। तो ये जो मूवमेंट था इसने उन लोगों को क्या किया? पारंपरिक जो अधिकार थे उनके, उनको नकारा, ठीक है, नकारने के लिए प्रेरित किया। और जो लोअर कास्ट थे उनसे बोला कि आप जो हैं ये प्रीस्ट वगैरह की बात आपको नहीं माननी है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने वुमेन के राइट्स के लिए भी एडवोकेट किया है। तो जो पेरियार हैं ही ऑल्सो वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स एंड वर्क टूवर्ड्स जेंडर इक्वेलिटी। तो जेंडर इक्वेलिटी का मतलब होता है लिंग समानता, तो महिलाओं को भी समानता मिले इसकी वो बात करते हैं। और जो भी पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट ये बोलते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डाउरी और फीमेल इलिटरेसी। ठीक है, तो ये 3 प्रैक्टिसेस हैं। चाइल्ड मैरिज क्या है? बाल विवाह जो हो जाता था पहले वो। दूसरी चीज़ जो आपने देखा होगा दहेज प्रथा, और महिलाएं जो हैं इलिटरेट हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये इन चीज़ों के अगेंस्ट ये बोला करते थे। ओके, ही प्रमोटेड द आइडिया दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स इन द सोसाइटी। तो ये क्या कहते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं उनको सोसाइटी में क्या मिलने चाहिए? इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और जो भी ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस वुमेन्स के ऊपर लगाई जाती हैं उन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, वो जो पाबंदियां हैं, उनसे महिलाओं को क्या करना है? मुक्त हो जाना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा है अपोजिशन टू रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो जो पेरियार हैं वॉज हाईली क्रिटिकल फॉर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो धर्म में जो भी पाखंड होते हैं और जो भी धर्म के अंदर अंधविश्वास होते हैं, इन सब चीज़ों की वो आलोचना करते थे। किसी भी प्रकार का जो कर्म कांड होता है उस चीज़ की आलोचना करते थे वो। हिंदुइज्म के अंदर खासकर वो ये बात करते हैं। तो ही एडवोकेटेड फॉर अ रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ। तो वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जीवन के तरफ जो हमारी अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए, ना कि रिलीजियस। एंड एनकरेज पीपल टू क्वेश्चन रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्स दैट ही सॉ वाज हार्मफुल और इलॉजिकल। तो जो भी धार्मिक कर्मकांड वगैरह जो भी होते थे, जो भी धार्मिक रिवाज होते थे, विश्वास होते थे, वो सब इन्हें हानिकारक और निरार्थक लगते थे। क्या लगते थे? इलॉजिकल लगते थे। ओके, इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन द द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो द्रविड़ में हम देखते हैं नीचे जो हमारा साउथ इंडिया है, इंडिया के मैप में जो आप देखते हो, तो साउथ इंडिया में जो है पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या हैं? पहली है द्रविड़ कजगम एंड लेटर द द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK। तो यहाँ पर जो भी पेरियार के आइडियाज़ हैं, इन्होंने इन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, इन पार्टीज़ को भी क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। ओके, सो एक बार हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन हमें करनी ही करनी है।
उसके अलावा अगर आपने जो है पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिनके अंदर हमने वेरियस जो आइडियाज़ हैं अलग अलग राइटर्स के वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आखिर हैं तो टॉपिक्स आपके सिलेबस के ही, आपको तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस ही कवर करना है। तो आप उसमें से सारा मत देखिए, बट आप वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस उनमें डिस्कस हो रखे हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको ईजी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, आप वो वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं आराम से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, द्रविड़ आंदोलन के उदय में ईवी रामास्वामी नायकर के योगदान की हमें चर्चा करनी थी। तो हमने सबसे पहले क्या बताया है इसके अंदर कि उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम जो होता है, जाति व्यवस्था का बहुत ही कड़ी उसकी उन्होंने आलोचना की है, उसका विरोध किया है और समाज के अंदर समानता लेकर आने के लिए बोला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो निचली जातियां होती हैं उनके लिए ये हानिकारक है। द्रविडियन आइडेंटिटी को प्रमोट करना है, आर्यन कल्चर कह रहे हैं हमारे ऊपर नहीं थोपिए, और ब्राह्मणवाद का तो पूरी तरह से वो विरोध करते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने चलाया, वुमेन के राइट्स के लिए उन्होंने बात की, और जो धर्म के पाखंड हैं उनका पूरी तरह से वो विरोध करते हैं, और राजनीतिक दलों पर भी हमें उनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको मोहनदास करमचंद्र जो गांधी जी हैं उन्होंने जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसको क्रिटिसाइज किया है, यानी कि जो औद्योगिकीकरण है उसकी उन्होंने आलोचना की, और उन्होंने स्वदेशी जो होता है, ठीक है, अपने देश में चीज़ें बनाइए, अपने देश में बेचिए और खरीदिए, इन सब चीज़ों को जो वो सपोर्ट करते हैं। तो आपको महात्मा गांधी का जो क्रिटिसिज्म है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहली चीज़, जो गांधी जी हैं ही वॉज क्रिटिकल, तो वो औद्योगिकरण की क्या करते थे, आलोचना करते थे, पर्टिकुलरली द लार्ज स्केल फैक्ट्रीज दैट वर बीइंग सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो भारी मात्रा में बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी, गांधी जी उन फैक्ट्रीज की आलोचना करते थे। ही बिलीव दैट दीज इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स एंड कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं, दो चीजें करती हैं। पहली चीज, वर्कर्स को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, और दूसरा क्या करती हैं, एनवायरमेंट को हार्म करती हैं। इस वजह से वो इन फैक्ट्रीज की आलोचना करते थे। ही आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर वो बात करते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो औद्योगिकीकरण है, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हमारी रूरल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका ह्रास हो रहा है, वो खराब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, और जो लोग हैं अब अपने लेबर पे डिपेंड ना होकर मशीन्स पर डिपेंड हो चुके हैं। तो गांधी औद्योगिकीकरण, विशेष रूप से ब्रिटिशों द्वारा भारत में स्थापित बड़े कारखानों की आलोचना करते थे, और उनका मानना था ये उद्योग श्रमिकों का शोषण करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण ने पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को नष्ट कर दिया है और लोगों को अपनी मेहनत की बजाय मशीनों पर जो है निर्भर अब रहना पड़ता है। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो बिलीव करते हैं दैट इंडिया स्ट्रेंथ ले इन इट्स विलेजेस एंड रूरल इंडस्ट्रीज। तो जो गांधी जी हैं उनका क्या मानना है कि इंडिया की जो पावर है वो किस चीज़ में है, किस चीज़ में है, इंडिया के जो विलेजेस हैं उनमें है, इंडिया के रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इंडिया की पावर है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लार्ज फैक्ट्रीज ही एडवोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों को वो एनकरेज करते थे। He felt that rural industries would provide employment, preserve traditional skills and maintain a balance with nature। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी रूरल इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी एक तो लोगों को, और जो ट्रेडिशनली जो लोगों के पास स्किल्स हैं, है ना, उन स्किल्स को भी प्रिजर्व करेंगी। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि नेचर के साथ भी तो बैलेंस बना रहेगा ना। तो अगर हम ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो गांधी जी कहते हैं कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी कि नेचर के साथ एक बैलेंस बना रहेगा। तो गांधी का मानना था कि भारत की ताकत उसके गांवों और ग्रामीण उद्योगों में है। उन्होंने बड़े कारखानों के बजाय छोटे छोटे कुटीर उद्योगों जैसे कि हथकरघा, मटकी और हस्तशिल्प के विकास की वकालत की। उनका मानना था कि ग्रामीण उद्योग रोजगार प्रदान करेंगे, पारंपरिक कौशल को बनाए रखेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन भी बनाकर रखेंगे। तो वो ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो जो गांधी जी हैं वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको बॉयकॉट कीजिए, ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉटिंग की यहाँ पर बात है। एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड गुड्स, तो भारत में बने हुए जो गुड्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया उन्होंने। ओके, और उन्होंने एनकरेज किया ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि कहाँ पे बने हो, इंडिया में बने हो, जैसे कि खादी के बने हो, क्योंकि ये जो है उनके लिए खादी का जो वस्त्र पहनना वो एक प्रकार का क्या था, सिंबल होता है। सिंबल किस चीज का होता है, आत्मनिर्भरता का। ठीक है, आत्मनिर्भरता का सिंबल है खादी के वस्त्र पहनना। और दूसरी चीज किस चीज का सिंबल है, ब्रिटिश का जो है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध का भी ये सिंबल था उनके लिए, स्वदेशी जो था।
तो गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का जोरदार समर्थन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना और भारतीय सामान को बढ़ावा देना था। उन्होंने लोगों से भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से खादी, हथकरघा कपड़ा का उपयोग करने की अपील की, जो आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। गांधी का मानना था कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने से भारत की अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ उन्हें लगती थी वो क्या लगती थी कि इससे हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको फ़ायदा होगा, और जो हमारा डिपेंडेंस है ना फॉरेन गुड्स के ऊपर, कि विदेश से जो भी वस्तुएं हमें आयात करनी पड़ती हैं, वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो गांधी जी है, कंज्यूमरिज्म का जो कल्चर है उसको अपोज करते हैं, यानी कि जो भी लोग आज देखते हो आपकी कंज्यूमरिज्म का कल्चर बहुत ज़्यादा है, जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है उसको एक्वायर करना चाहते हैं। तो गांधी जो है उन्होंने कंज्यूमरिस्ट कल्चर को क्या करा है, अपोज किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमरिज्म है ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको प्रमोट करता है, which focused on mass production and over consumption. So he believed that this culture lead to the degradation of human values and selfish desire. तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये जो कल्चर है, इस कल्चर की वजह से जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं, और लोग जो है वो कैसे बनते जा रहे हैं, सेल्फिश बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ की बात की है गांधी जी ने, वो कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एकदम सादा जीवन जियो, लेकिन जो आपकी सोच है वो ऊंची रखो। तो वेयर पीपल वुड कंज्यूम ओनली व्हाट दे नीड एंड लिव अ मोर सफिशिएंट लाइफ जो है लोग जिएंगे। तो गांधी औद्योगिकीकरण द्वारा प्रचारित उपभोक्तावादी संस्कृति का विरोध करते थे, जो सामूहिक उत्पादन और अत्यधिक उपभोग पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि इस संस्कृति से मानव मूल्यों का ह्रास होता है और स्वार्थी इच्छाएं बढ़ती हैं। इसके बजाय उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच की वकालत की, जिसमें लोग केवल उतना ही उपभोग करें जितना उन्हें आवश्यकता हो, और आत्मनिर्भर जीवन जीने की कोशिश करें। तो उपभोक्तावादी संस्कृति आप लोग समझ गए होंगे, और इस चीज का वो विरोध किया करते थे और सरल जीवन की बात करते थे। देन यहाँ पर गांधी जी का जो इम्फेसिस रहता है वो विकेंद्रीकरण पर रहता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो पावर होती है वो सेंटर के पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टेट के पास ही पावर होनी चाहिए, विलेजेस के पास ही पावर होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो गांधी जी हैं ग्राम पंचायत वगैरह जो होते हैं उसको सपोर्ट करते थे। तो गांधी का विश्वास था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इकोनॉमिक पावर का वो इम्पॉर्टेंट है। ही वॉन्टेड इंडस्ट्रीज टू बी स्प्रेड अक्रॉस रूरल एरियाज रेदर देन कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर एक जो बड़ी बात हम देख रहे हैं वो क्या है कि वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है ना बड़ी बड़ी, वो सिर्फ शहरों में क्यों लगा रहे हो, उन इंडस्ट्रीज को गांवों में भी लगाओ। तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। तो बाय प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विलेजेस, गांधी होप टू प्रिवेंट द राइज ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो गांधी जी कहते हैं अगर हम गांवों में ही इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो लोगों को वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगा। तो जब लोग शहरों में नहीं जाएंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार की शहरी बेरोजगारी नहीं होगी, समाज में इनइक्वालिटी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, और जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। तो ये गांधी जी जो है वो इम्फेसाइज करते हैं विकेंद्रीकरण पर, इम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है इकोनॉमिक तौर पर सेल्फ सफिशिएंट होना है। इकोनॉमिक तौर पर इंडियंस जो हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंट होना है, यानी कि वो अपने खुद के गुड्स बनाएं, सेल्फ रिलायंट बने। दे कुड ब्रेक फ्री फ्रॉम द इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर डोमिनेंस किया हुआ है, इस डोमिनेंस से उनको फ्री होना है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स का यूज करना है। ही आर्ग्यूड वुड नॉट ओनली रिड्यूस डिपेंडेंस। तो वो कहते हैं कि एक तो यहाँ पर आपकी निर्भरता कम होगी, साथ ही साथ आपकी लोकल इंडस्ट्रीज का भी तो फायदा होगा ना इससे, और इंडियंस को जॉब भी मिलेंगी। तो बहुत सारे फायदे हैं अगर आप क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा उनका विचार था। अब एक बार हम सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वह क्या है कि गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, और जो लोग हैं उनकी जो ट्रेडिशनल जो लोगों की वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल जो लोगों को काम आते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि जो फोकस है वो होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि गांव का हमें डेवलपमेंट करना है, गांव की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका हमें डेवलपमेंट करना है। So he felt that rural industries would provide employment, preserve traditional skills and maintain a balance with nature. तो ये important है
क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर गांवों में इंडस्ट्रीज रहेंगी तो उसका ज़्यादा फायदा है रेदर देन इन द अर्बन एरियाज। और स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करने की बात की और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। और कंज्यूमरिज्म की तो वो मतलब हमेशा से ही आलोचना करते थे और कहते थे कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन पर उन्होंने इम्फेसाइज दिया है और इकोनॉमिक तौर पर हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसकी भी वो बात करते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और भारतीय लोगों को भी रोजगार मिलते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है वीडी सावरकर का जो नेशनलिज्म है, ठीक है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो वीडी सावरकर हैं उनका नेशनलिज्म हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हिंदू नेशनलिज्म देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वीडी सावरकर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हिंदू नेशनलिज्म वेयर ही बिलीव दैट इंडिया शुड बी अ नेशन फॉर हिंदूज। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है, वो कहते हैं कि जो इंडिया है उसको कैसा होना चाहिए, ओनली फॉर हिंदूज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम हिंदू आइडेंटिटी वॉज डीपली रूटेड इन इंडियन हिस्ट्री। तो वो कहते हैं कि ये जो हिंदू आइडेंटिटी है वो इंडिया की जो हमारी हिस्ट्री है ना, हमारा जो कल्चर है और जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके अंदर बहुत ही डीपली रूटेड है। ओके, इट वाज डीपली रूटेड इन इंडियाज हिस्ट्री। तो वो कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं उन्हें यूनाइट हो जाना है और अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो सबसे पहली बात जो वीडी सावरकर का है वह क्या है, हिंदू राष्ट्रवाद का ही सिद्धांत है, क्योंकि उनके अनुसार जो है हिंदू पहचान भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में गहरे तौर पर क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर उनका आइडिया है कौन सा, हिंदुत्व का आइडिया, यानी कि हिंदूनेस का। तो जो सावरकर का मेन आइडिया है वो हिंदुत्व है, विच मीन्स द एसेंस ऑफ बीइंग हिंदू। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन बट ऑल्सो अबाउट अ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड टेरिटरी। तो सावरकर का जो मुख्य विचार है वह क्या है बच्चों, हिंदुत्व है। यह केवल धर्म के बारे में ही नहीं बल्कि एक सामान्य संस्कृति, भाषा और क्षेत्र के बारे में था। उनका कहना था कि जो कोई भी भारत में रहता है उसकी संस्कृति को अपनाता है और इस भूमि से जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपको हिंदू नेशन का पार्ट बनना है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और कम्युनिटी के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना पड़ेगा, आप कब इसका पार्ट बनोगे, जब आप इंडिया में रहोगे। पहली चीज, आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, यहाँ का जो कल्चर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और अपने आप को भारत की भूमि से जुड़ा हुआ समझना होगा, तो आप जो है हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद ये जो है कॉलोनियल, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसको, उसके लिए मतलब उसकी ये आलोचना करते थे, उसका ये विरोध करते थे और कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हिंदू जो हैं उन लोगों को अपनी आज़ादी के लिए क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। चाहे आप आर्म स्ट्रगल करो, रेवोल्यूशन लेकर आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी क्रांति करो। और हिंदूज के लिए यूनिटी की बात करते हैं। तो जो सावरकर है उनका बिलीव है इन द यूनिटी ऑफ हिंदूज। ही आर्ग्यूड दैट ऑल हिंदूज शुड कम टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रीजन। तो सारे के सारे जो हिंदू लोग हैं उन्हें एक करने की यहाँ पे बात होती है ताकि एक पावरफुल यूनाइटेड नेशन बनाया जा सके। सो ही वांटेड टू ओवरकम डिविजन्स विद इन द हिंदू कम्युनिटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कोहेसिव नेशन। तो क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर खुद ही इतना ज़्यादा जातिवाद था, तो उस सब चीज़ को वो समाप्त करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को एक होना पड़ेगा, सारे हिंदुओं को, तभी जो हमारा राष्ट्र है वो भी क्या हो पाएगा, एकजुट हो पाएगा। तो हिंदुओं में एकता की भी वो बात करते हैं ताकि एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र का हमारे निर्माण हो सके। देन वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर वो आइडेंटिटी जो है वो कहते हैं कि जो उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया है, भारत की पहचान पश्चिमी आदर्शों के बजाय उसकी संस्कृति, इतिहास और सभ्यता पर आधारित होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें पश्चिमी आदर्शों को नहीं अपनाना, ठीक है, पश्चिमी आदर्शों को हमें नहीं अपनाना है, बल्कि अपनी खुद की जो हमारी संस्कृति, इतिहास है उस सब पर हमें जो है रिलाय करना है। तो वह भारत की प्राचीन परंपराओं और मूल्यों को पुनर्जीवित और मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, पुनर्जीवित यानी कि वो क्या करना चाहते थे, इंडिया के ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज को वापस से रिवाइव करना चाहते थे। ओके, देन वो मुस्लिम और क्रिश्चियन आइडेंटिटी को जो है रिजेक्ट करते हैं। तो ही बिलीव दैट दीज रिलीजन्स वर फॉरेन टू इंडिया एंड दे डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो उन्हें ऐसा लगता है
कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करती और उनके लिए ट्रू इंडियन वही है जो कि अपने आप को हिंदू वे ऑफ लाइफ जो जीता है वो ट्रू इंडियन है, ऐसे उनके विचार थे। देन वो रोल ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि जो राज्य है उसकी भूमिका की। तो सावरकर ने राज्य को हिंदू मूल्यों को बढ़ावा देने और हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा करने के एक साधन के रूप में देखा है। तो वो कहते हैं कि जो स्टेट है उस स्टेट को हिंदू जो वैल्यूज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो हिंदू कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। देन आपको ज्योतिबा फुले के व्यूज बताने हैं। तो सामाजिक क्रांति पर ज्योतिबा फुले के विचारों का आपको अच्छे से परीक्षण करना है। तो पहली चीज जो ज्योतिबा फुले करते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को, जो भी जाति व्यवस्था है, ठीक है, इसकी वो आलोचना करते हैं जिसे उन्होंने अन्यायपूर्ण और क्या माना है, अत्याचारी माना है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था उनके लिए कैसी थी, ऑप्रेसिव थी और अनजस्ट थी। उन्हें लगता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको भी अधिकारों और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और जो जातिवाद है वो उनकी गरिमा को छीनता है। तो फुले आर्ग्यू करते हैं दैट द कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय द अपर कास्ट। अब ये जो कास्ट सिस्टम है वो क्या कह रहे हैं, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा बनाया गया है ताकि वो लोग अपनी पावर को मेंटेन कर सके लोअर वंस पे। एंड यहाँ पर वो एजुकेशन को इम्फेसाइज करते हैं। तो फुले बिलीव दैट एजुकेशन वाज द की टू सोशल चेंज। ही फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग गर्ल्स, वुमेन एंड पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट। तो जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको एजुकेशन के लिए वो काम करते थे, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं उनके लिए काम करते थे। स्कूल खोला उन्होंने गर्ल्स के लिए ताकि हर किसी को शिक्षा मिल सके। ठीक है, पुणे में लड़कियों के लिए उन्होंने पहला स्कूल भी खोला था। और जो धर्म में ऑर्थोडॉक्सी होती है, रूढ़िवादिता होती है, उसको वो बिल्कुल ही डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि जो धर्म है ना वो जस्टिफाई करता है असमानता को। ठीक है, तो धर्म असमानता को बढ़ाता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं धर्म को, स्पेशली दोज हु यूज्ड टू used by Brahmins to maintain their social dominance. He criticized religious texts that perpetuated caste-based discrimination and argued for a society based on equality and justice. तो यहाँ पर वो कैसी सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड हो, जस्टिस पर बेस्ड हो। ठीक है, हर किसी को न्याय और समानता मिले। फिर वुमेन का क्या रोल है, तो फुले महिला अधिकारों के एक मजबूत समर्थक थे और उनका मानना था कि सामाजिक क्रांति महिलाओं के उत्थान के बिना सफल नहीं हो सकती। तो यानी कि अगर हमें समाज को ऊंचा उठाना है तो हमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचना पड़ेगा, महिलाओं को भी ऊपर उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए और जो वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने फाइट किया है। और वो ब्राह्मणिकल जो हेजिमनी है उसकी भी आलोचना करते थे। ब्राह्मणवाद की तो आलोचना वो करते ही करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, देखो जो भी है कास्ट सिस्टम की आलोचना करेगा तो वो ब्राह्मणवाद की भी आलोचना ही करेगा। ठीक है, ब्राह्मणों की भी आलोचना करेगा, फिर वो कर्म कांडों की भी आलोचना करेगा। तो ये थोड़ा सा सिमिलर आइडिया ही हो जाता है। और उन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी जो कि बताती है एक्सप्लॉयटेशन वगैरह के बारे में। देन आपको स्वामी विवेकानंद की जो थ्योरी है सोशल चेंज की, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज जो है सोशल चेंज में जो स्वामी विवेकानंद है वो स्पिरिचुअलिटी को एम्फेसाइज करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। तो विवेकानंद जी का जो क्या मानना था कि सामाजिक परिवर्तन का असली स्रोत व्यक्तियों का आध्यात्मिक जागरण था, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आध्यात्मिक जागरण। He advocated for self-realization where individual understand their divine potential। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसको अपने जो उसकी जो अंतरात्मा है, उसका जो डिवाइन पोटेंशियल है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उस हर चीज को उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ठीक है, और डिविनिटी जो पीपल है, राइज अबव मटीरियलिज्म एंड ईगो। और अगर जो लोग हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी तो उनका ईगो पीछे छूट जाएगा, और जब ईगो पीछे छूटेगा तो वो लोग जो है समाज में प्रोग्रेस करेंगे और समाज के अंदर सोशल हार्मनी से रहेंगे भी। देन वो फोकस करते हैं ह्यूमैनिटी की सर्विस पर। तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा सर्विंग ह्यूमैनिटी वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो यदि आपको पूजा करनी है, अब यदि आपको वर्शिप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानवता की आपको सेवा करनी है, ऐसा वो कहते हैं, मानवता की सेवा कीजिए। ही बिलीव दैट सोशल चेंज कुड बी अचीव बाय हेल्पिंग द पुअर। जब हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं तो हम समाज में एक सोशल चेंज लेकर आ सकते हैं।
the marginalized and those suffering from social injustice. He emphasized the idea of man is God and encouraged people to see God in all beings, especially in the downtrodden. तो यहाँ पर जो मुख्य विचार है वह क्या है कि उनके हिसाब से जो मनुष्य है उसके अंदर ही भगवान होते हैं, और वो कहते हैं कि जो भगवान है वो हर किसी के अंदर है, स्पेशली वो लोग जो बेचारे निम्न वर्ग से आते हैं, हमें उन्हें भगवान की तरह, गरीबों को भगवान की तरह समझना चाहिए और उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। और वो यूथ के एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं। तो जो विवेकानंद जी हैं उनका विश्वास था कि जो यूथ है वो सामाजिक परिवर्तन में एक इम्पॉर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले करता है, और उन्होंने यूथ को एनकरेज किया कि वो नेशन बिल्डिंग में एक एक्टिव रोल प्ले करें। और किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया कि जो यूथ है, जो आपके जो इंडिया में जो जवान लोग हैं, युवा हैं, उन सभी को स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और स्पिरिचुअली अवेकन्ड होना चाहिए, ऐसी वो बात करते हैं। फिर वो सोशल इक्वालिटी और कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की भी बात करते हैं। तो विवेकानंद वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर सोशल इक्वालिटी। समाज में जो है बराबरी होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो ह्यूमन है वो चाहे उनकी कुछ भी कास्ट हो, वो ईश्वर के सामने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ही कॉल्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि समाज में जो भी बैरियर्स हैं वो हट जानी चाहिए, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, यानी कि जो निचली जातियां हैं उनका उत्थान होना चाहिए। जाति वगैरह जो भी है, जो व्यक्ति है भगवान की नज़रों में समान है, तो जाति पाति कुछ भी नहीं होती। और वो सभी धर्मों में एकता की भी बात करते हैं। तो कहते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल अप्रोच होनी चाहिए। यहीं पे अगर आप, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हिंदू नेशनलिज्म वाला पढ़ा था, ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। कभी कभी ना दो लोगों के व्यूज को कंपेयर करने के लिए भी आ जाता है, तो आपको हर एक के जो व्यूज हैं वो याद करने हैं ताकि कंपैरिजन आप अच्छे से कर सकें। तो ही आर्ग्यूड दैट ऑल रिलीजन डिस्पाइट देयर एक्सटर्नल डिफरेंसेस अल्टीमेटली लीड टू द सेम ट्रूथ। तो वो कहते हैं कि सारे के सारे जो धर्म होते हैं, चाहे उनके कुछ भी एक्सटर्नल डिफरेंसेस हो, अल्टीमेटली उनके लिए सत्य एक ही होता है। तो बाय एम्ब्रेसिंग दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस यूनिटी ही बिलीव सोसाइटी कुड ओवरकम रिलीजियस डिविजन्स एंड क्रिएट अ मोर हार्मोनियस एंड इंक्लूसिव सोशल स्ट्रक्चर। तो कहते हैं अगर हम लोग धार्मिक तौर पर एक हो जाएंगे ना तो और अच्छा रहेगा, सिर्फ ये बात है। वो ये कहते हैं कि हम सामंजस्यपूर्ण जीवन जिएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों पीडीएफ जो है, क्लास रिवीजन क्लास 1 जो है, रिवीजन क्लास 2 है, उसके अलावा जो जून वाले वीडियोस के जो पीडीएफ हैं, सारे के सारे जो पीडीएफ हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी वेबसाइट जो है हिंदुस्तान नॉलेज, उस पर अपडेटेड है। वेबसाइट का नाम मैं बता देती हूँ यहाँ पर लिख कर ही, हिंदुस्तान knowledge.com वेबसाइट का नाम है। आप इस वेबसाइट पर जाइए, आपको वहां पर एक आर्टिकल MPSC 004 का मिलेगा। उस आर्टिकल में पहले कई सारे क्वेश्चंस हैं लाइन वाइज, एंड देन जब आप उसमें नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है जो भी क्लासेस हैं उनके पीडीएफ वहां पर है। वहां से आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक हेयर करेंगे, देन वो पीडीएफ आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी आपकी क्वायरीज रहेंगी वो हम व्हाट्सएप चैनल पर आपको, जैसे पीडीएफ के लिंक हैं या वीडियोस के लिंक हैं, लाइव क्लास के जो लिंक होते हैं, वो सारे लिंक हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। वो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप कंटिन्यूसली मतलब सारी ही देख लो। आप एक वीडियो जैसे आपने प्ले किया तो आप उसमें पहले देखोगे कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिसंबर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर का जो आपका 2023 का पेपर है और जो 2022 का पेपर है, दोनों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, उसको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। फिर उनमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें जिन जिन के भी व्यूज पूछे गए हैं वो सारे व्यूज जो हैं आपको कवर करने हैं। तो बेसिकली आपको उन वीडियोस में सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं जो कि आपके दिसंबर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप लोग क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या रहेगा कि आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, जो रिवीजन क्लास में जो चीजें छूट गई हैं आपको वो भी आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है वो 26 को है। अब ये हमारा इसका लास्ट वीडियो है। सो मैं यहाँ पर आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय। ओके।